बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं प्रत्यास्था के चैप्टर पर संबंधित कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में उसकी व्याख्या करूंगा तथा उस प्रश्न को मैं समझाऊंगा, उसका उत्तर मैं समझाऊंगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रत्यास्था की सीमा से आप क्या समझते हैं? बच्चों, जैसा कि हमने बताया है, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की उस अधिकतम सीमा को जिसके अंतर्गत वस्तु के पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उसे हम प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। मतलब ये कि उस सीमा तक जहाँ तक उसका प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उसको हम प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, प्रतिबल की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। प्रतिबल को हमने आप लोगों को बताया था कि प्रतिबल वह है जो साम्यावस्था में वस्तु की एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबल बराबर F/A। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, जबकि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अवलंबोत बल को हम दाब कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो होता है वो प्रतिबल कहलाता है और जो अवलंबोत बल होता है उसको हम दाब कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दाब, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। दाब को भी P/F से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबल को भी F/A से ही प्रदर्शित करते हैं। दोनों का मात्रक भी एक होगा, दोनों की विमा भी एक होगी, दोनों का सूत्र भी एक होगा। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं, या भंजक प्रतिबल से आप क्या समझते हैं? जब किसी विरूपक बल का मान प्रत्यास्था की सीमा से अधिक हो जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि सदैव के लिए हो जाता है, और उससे ज़्यादा अगर विरूपक बल बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विरूपक बल का मान इससे अधिक हो जाएगा तो तार टूट जाता है। तो इस विरूपक बल का वह मान जिस पर तार टूट जाता है उसको हम प्रतिबल कहते हैं, भंजक प्रतिबल कहते हैं। इस तरह से हम इसका परिभाषा कह सकते हैं, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वह बल जिस पर तार टूट जाता है, भंजक प्रतिबल कहलाता है। जिस पर तार टूट जाएगा उसी को हम भंजक प्रतिबल कह लेंगे। सूत्र वही रहेगा F/A। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। विकृत किसे कहते हैं? ये हमने परिभाषा लिखवा भी दिया है कि एकांक आकार में होने वाली वृद्धि को, मात्रात्मक या भिन्नात्मक वृद्धि को हम विकृत कहते हैं। तो विकृत एक विमाहीन राशि होती है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं विकृत जो बराबर होता है, जैसे अगर अंधर विकृत की बात करें तो ये होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। चूँकि लंबाई का भी मात्रक वही होता है और दोनों तरफ लंबाई है ऊपर नीचे, इसलिए इसकी विमा जो है कुछ नहीं होगी और मात्रक भी कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। दृढ़ता गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। बच्चों, जो दृढ़ता गुणांक होता है उसकी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक वही होगा जो बाकी गुणांकों का होता है। तो इसको हम इसकी जो
सूत्र होगा, इसको हम इस तरह से ईटा बराबर एफ अपान ए डिवाइडेड बाई थीटा, ये हो गया दृढ़ता गुणांक के लिए सूत्र। बच्चों हम आज चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि कांच, तांबा, इस्पात तथा रबड़ को प्रत्यास्थता गुणांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे कम प्रत्यास्थ रबड़ होता है, फिर उसके बाद कांच होता है, फिर तांबा होता है और इस्पात सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किसी तार को खींचने में कार्य क्यों करना पड़ता है? इस कार्य का क्या होता है? बच्चों, किसी तार को खींचने पर हमको तार के अंदर जो विभिन्न कण हैं, जो उसके अणु हैं, उनको हटाने के लिए आंतरिक परमाणुविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और इस कार्य के कारण जो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जो कार्य हम करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर तार की लंबाई को काटकर आधा कर दिया जाए तो इसकी लंबाई में आधी कर दी जाए तो इसकी लंबाई की में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, जैसे अगर लंबाई को काटकर आधा कर देंगे तो इसकी लंबाई भी, जो लंबाई में जो वृद्धि होगी वो भी आधी हो जाएगी। अधिकतम भार पर वह सहन करती है, क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकतम भार भी वही होगा, जितना वो पहले सह सकती थी उतना ही बाद में सह पाएगी, क्योंकि अधिकतम भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यदि किसी तार के लिए ब्रेकिंग बल F हो और इसी ब्रेकिंग बल का मतलब हो गया भंजक प्रतिबल, इसी आकार के दो समांतर तारों के लिए इस तार से दुगने मोटे तारों के लिए ब्रेकिंग बल क्या होगा? देखो भाई, इसी आकार के अगर दुगना हम तार ले लेंगे, दो तारों को ले लेंगे, तो इनका जो परिच्छेद क्षेत्रफल होगा वो भी दुगना हो जाएगा। तो ब्रेकिंग बल क्या होगा? ब्रेकिंग बल भी दुगना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। अब कह रहा है कि दुगने तार को, जो मोटे तार हैं उनकी मोटाई दुगना कर दिया जाए, तार की मोटाई दुगना कर दिया जाए, तो आपको पता है कि मोटाई को अगर दुगना कर दिया जाए तो जो परिच्छेद है, जो उनका क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और जब परिच्छेद 4 गुना हो जाएगा तो ब्रेकिंग बल भी 4 गुना हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तांबे तथा इस्पात के समान आकारों की स्प्रिंगों को समान वृत्त तक खींचा जाता है, किस पर अधिक कार्य करना पड़ेगा? अब देखिए, यहाँ पर जो इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो तांबे की तुलना में अधिक होता है। यदि स्प्रिंग समान आकार की हैं, मतलब उनका एरिया और लंबाई बराबर है, तो खींचने पर समान वृद्धि करने के लिए इस्पात का स्प्रिंग पर अधिक कार्य करना पड़ेगा। इस्पात के स्प्रिंग पर अधिक कार्य करना पड़ेगा। अब हम आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। किसी धातु के परमाणुओं के बीच की औसत दूरी 30 एंगस्ट्रॉम है। यदि धातु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.8 × 10⁻11 हो, न्यूटन प्रति मीटर हो, तो उसका आंतरिक परमाणु बल नियतांक क्या होगा? बच्चों, आंतरिक परमाणु बल नियतांक के लिए सूत्र होता है परमाणुओं के बीच की औसत दूरी मल्टीप्लाइड बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो R दिया है, परमाणुओं के बीच की औसत दूरी दी गई है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको हल करके हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ प्रच्छेद के प्रत्यास्थ तार से 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिबल बराबर आपको पता है, प्रतिबल बराबर
एफ अपान ए होता है। ठीक है, एफ की जगह हम लिख देंगे एम जी, एफ की जगह एम जी लिख देंगे, ये हो गया एम जी, और एरिया ये दिया गया है। इसको अगर हल कर लेंगे तो प्रतिबल का मान आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं 14वें प्रश्न की ओर, 14वें प्रश्न की ओर। एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृत उत्पन्न करने पर उसमें संचित एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान है 12 × 10⁻11। ये फार्मूला आज ही मैंने अभी क्लास में डिराइव करवाया है। इस फार्मूले का उपयोग करके हम संचित ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, और इस प्रश्न को जरूर हल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक तार एल लंबाई से खींचा जाता है। यह तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y हो तो तार का बल नियतांक क्या होगा। एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक तार एल लंबाई तक खींचा जाता है। अब इसमें जो है y बराबर होता है एफ अपान ए इंटू एल अपान स्मॉल एल, ये आ गया। अब हमको निकालना है तार का नियतांक। तार का बल नियतांक निकालना है, तो तार का बल नियतांक हम निकाल सकते हैं। y = एफ अपान ए इंटू एल अपान स्मॉल एल से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपीड्यता से आप क्या समझते हैं? अभी हमने इसको आज ही पढ़ा है। यंग प्रत्यास्था आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड्यता कहते हैं। तो ये हो जाएगा k बराबर 1/b बराबर -v/pv। अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आ जाएगी, आयतन नेगेटिव हो जाएगा। अगर दाब को कम करेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, तो जो परिवर्तन आयतन में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी संपीड्यता अधिक होगी? तो ठोस तथा द्रव और गैस में संपीड्यता गैस की होगी, क्योंकि गैस को ज़्यादा दबाया जा सकता है। एक क्षण में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृत क्रमशः 5 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ है। क्षण के पॉइसन अनुपात की गणना कीजिए। पॉइसन अनुपात का फार्मूला सिग्मा बराबर हमने बताया था डेल्टा डी अपान एल अपान कैपिटल एल अपान स्मॉल एल, मतलब परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृत पता है, दोनों के अनुदैर्ध्य विकृत पता है, और दोनों के अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल भी पता है। इस तरह से हम दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 × 10⁻³ -3 मीटर क्यूब आयतन के तरल पर इतना 6 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर का दाब बढ़ाने पर उसमें 5 × 10⁻⁻7 मीटर आयतन की कमी हो जाती है। मीटर क्यूब आयतन के तरल पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात के लिए मतलब कि b निकालना है। इसमें दाब का मान दिया है, आयतन की कमी ये दी गई है, तो इसको हम डेल्टा v/v से कर देंगे। ये आयतन की कमी है और ये प्रारंभिक आयतन है, इससे हम निकाल सकते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है, तांबे की नहीं।
देखो बच्चों, चूँकि इस्पात का जो है प्रत्यास्था गुणांक ज़्यादा है, इसलिए समान विरूपक बल लगाने पर इस्पात की जो स्प्रिंग होती है ज़्यादा खींचती है, वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। इसलिए हम इस्पात की लगाते हैं, तांबे की नहीं लगाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेल की पटरी आई आकार की क्यों बनाई जाती है? रेल की पटरी ऊपर तथा नीचे के तल अधिक विकृत होते हैं, अतः उनके क्षेत्रफल अधिक होने चाहिए, जिससे उन पर दाब अथवा अंदर प्रतिबल का मान कम हो सके। बीच के भाग पर बहुत कम विकृत होती है, अतः वे कम चौड़ाई के बनाए जाते हैं, इसलिए इससे लोहे की बचत होती है। क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो दाब कम लगता है, क्योंकि P = होता है F/A। ए कम होगा तो दाब का मान अपने आप कम हो जाएगा। बच्चों, इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको आप ज़रूर हल करिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है आप कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।